पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ संदेश शौलक शर्मा। देखिए, मौसम जब बदलता है ना तो हमारे स्किन, हमारे हेयर्स, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ना। कभी हमारी स्किन डैमेज हो रही होती है, सनबर्न हो रहा होता है, या पिगमेंटेशन की बहुत सारी दिक्कत है, हेयर फॉल की दिक्कत है, मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरे पास तो इतनी सारी समस्याएं हैं, कुछ आप लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं और वो सारी एक लिस्ट बना के आज आपकी सारी समस्याओं का हल लेकर आई हूँ मैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं रिचा मैम। रिचा मैम एक्सपर्ट हैं और आपको हर चीज़ बारीकी से बताएंगे। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स मैम। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि जब भी आपके पास हम आते हैं ना तो हम इतनी नॉलेज लेके जाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत कुछ जानने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच। होपफुली ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हम देते हैं वो अप्लाई करते हैं और उससे इम्प्रूवमेंट होता है और वो अपनी स्किन और हेयर को समझ सकते हैं। तो आज मैम, जो स्किन को लेके इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जब भी हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं हमारे सामने। मतलब हम अपने आप को मिरर में देखें ना तो हमारे हेयर्स, हमारी स्किन, ऐसे लगता है कि सब कुछ ख़त्म ही होता जा रहा है एज के साथ साथ, बदलते मौसम के साथ साथ। लेकिन आज हम एक एज की या एक किसी चीज़ की बात नहीं करेंगे, स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो मैम, जो मौसम चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, इसमें हम स्किन का ध्यान कैसे रखें? बिल्कुल। मैं, जैसे कि आपने बोला, मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगी। आपने अभी बोला कि जब हम स्क्रॉल करते हैं सोशल मीडिया तो बहुत कुछ आता है। सारी शुरुआत यहाँ से होती है। क्या होता है, सोशल मीडिया में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। कुछ इन्फॉर्मेशन सही होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन सही नहीं भी होती है, और कुछ जैसे एक पुरानी कहावत थी, नीम हकीम खतरे जान। तो मतलब आजकल ओवर इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो एट टाइम्स। क्या होता है कि ओवर इन्फॉर्मेशन से भी आप ओवर प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं, आप समझते नहीं हैं और उसकी वजह से स्किन सेंसिटिव हो जाती है। हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, चाहे वो प्री ब्राइडल यंग गर्ल्स आती हैं या एजिंग लेडीज़ आती हैं या कोई भी आता है, इवन मेल क्लाइंट्स, अभी पिछले दिनों मेल क्लाइंट्स भी बहुत सारा है जिन्होंने अपनी स्किन को सेंसिटिव, मेन इशू हो रहा है, हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव हो गई है, कुछ भी करते हैं तो दाने हो जाते हैं, जलती है स्किन। तो स्किन सेंसिटिविटी एक बहुत बड़ा इशू होता जा रहा है। और सर्दियां थी, सर्दियों में लोग वैसे भी हीटर के सामने गर्म पानी और उसकी वजह से और स्किन को सेंसिटिव करते हैं। तो हाँ, सबसे बड़ा इशू स्किन सेंसिटिविटी है। और सर्दियां चल रही हैं तो जो नमी है स्किन की वो बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो डिहाइड्रेटेड स्किन एंड सेंसिटिव स्किन इज़ अ बिगेस्ट इशू जो हमें अभी फेस करने को मिल रहा है। अब आपने जैसे पूछा कि क्या करना चाहिए है। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी स्किन को समझना ज़रूरी है। आप किसी और की सुन के उसकी स्किन का जो प्रोडक्ट्स हैं अपनी स्किन पे नहीं लगा सकते। आपकी स्किन क्या है, स्किन किस तरह से आप पैदा हुए थे, मतलब कि आपकी स्किन कैसी है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, कैसी है, एक तो आपको ये जानना ज़रूरी है। दूसरा, आपकी स्किन कंडीशन अब कैसी हो गई है ओवर द पीरियड बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस, केमिकल्स यूज़ करना, या आप जिस तरह का लाइफस्टाइल है उसकी वजह से स्किन बदलती है और मौसम की वजह से भी बदलती है। गर्मियों की स्किन केयर अलग होती है, सर्दियों की स्किन केयर अलग होती है। तो आप स्किन को समझें। सर्दियों में नमी की प्रॉब्लम है, स्किन को हाइड्रेट करने की प्रॉब्लम है, मॉइस्चराइज सही तरह से करने की प्रॉब्लम है। तो आप अगर स्किन को अच्छे से हाइड्रेटेड, क्लीन एंड हाइड्रेटेड स्किन विल हैव मिनिमम प्रॉब्लम, सबसे कम प्रॉब्लम होगी अगर साफ स्किन और अच्छे से हाइड्रेटेड स्किन है। दूसरी चीज़ क्या हो रहा है कि आजकल बहुत सारे सिरम्स मार्केट में आ गए हैं। लोग बहुत सारे सिरम्स बिना सोचे समझे लगातार यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप विटामिन सी बोले, नाइसिनामाइड बोले, रेटिनॉल बोले, उसी तरह हेलोरोनिक, हर चीज़ आ गई है। और जब आप इंस्टा देखते हैं तो लगता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें मैं अपने फेस पे लगा लूँ। मेरे पास कितनी सारे, स्पेशली आजकल प्री ब्राइडल पे हमें सबसे ज़्यादा पता लगता है क्योंकि लड़कियाँ जो हैं इंस्टा पे बहुत ज़्यादा हैं और एक जना 7-8 चीज़ें अपने फेस पे यूज़ कर रहा है बिना उसको जाने, अपनी स्किन को जाने। तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी चीज़ है स्किन पे करने से पहले उससे अपनी स्किन को समझें और उस प्रोडक्ट को समझ के ही इस्तेमाल करें। यस मैम, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया ना कि स्क्रॉल करती हो, तो जैसे मैं अपनी बात करूँ ना, मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने कुछ स्क्रॉल किया तो मैं अपनी स्किन के बारे में सोचूंगी कि हाँ, ये मुझे भी प्रॉब्लम है तो मैं उसे यूज़ करूँ। मतलब नहीं यूज़ करना चाहिए। नहीं यूज़ करना चाहिए, ये जान करके यूज़ करना चाहिए कि क्या आपको वाकई में उसकी ज़रूरत है।
इन्फ्लुएंसर्स आजकल बहुत हो गए हैं। अब वो इन्फ्लुएंसर फूड इन्फ्लुएंसर भी है, वो इन्फ्लुएंसर स्किन इन्फ्लुएंसर भी है, प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसर भी है। एक बार मेरी कज़न थी, उसने मुझे कहा कि इन्फ्लुएंसर की वजह से मैं ये 3 चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। हेयर की बात कर रही थी वो, कि मेरी हेयर बहुत डैमेज थी, उसने एक कंडीशनर ये दिया, ये दिया, ये दिया। मैंने कहा तो उस इन्फ्लुएंसर का सबसे पहले मुझे पेज खोल के दिखा। उसने पेज खोल के दिखाया तो उसने कहा मैंने ये देखा क्योंकि इसने बोला कि इससे मेरे बाल बिल्कुल ठीक हो गए और अब देखो कितने सॉफ्ट एंड सिल्की हो गए हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब तू इस इन्फ्लुएंसर के 2-3 महीने पुराना, इसको पीछे की तरफ स्क्रॉल कर, पीछे की तरफ स्क्रॉल किया तो उसी ने इन्फ्लुएंसर ने दूसरे प्रोडक्ट को, मेरे बाल खराब थे इसको यूज़ किया और मेरे ठीक हो गए। मैंने कहा और पीछे स्क्रॉल कर, मतलब और भी चीज़ें जिसमें मैं सिर्फ बाल की से बात कर रही हूँ क्योंकि मैं उससे सिर्फ बाल की बात कर रही थी। और पीछे गए, फिर तीसरा प्रोडक्ट था, मेरे बाल खराब थे। मैंने उससे पूछा अपनी कज़न से, मैंने कहा तू मुझे बता इस इन्फ्लुएंसर के कितनी बार बाल खराब हुए, ठीक हो गए, और ठीक हो गए तो फिर ख़राब क्यों, अगर इसको अच्छा प्रोडक्ट मिल गया। भाई अगर उसने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट किया, उससे बाल अच्छे हो गए, तो तूने उसको यूज़ क्यों नहीं किया और दोबारा क्यों ख़राब हो गए कि तुझे दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप जिस सोर्स को ले रहे हो, जिस सोर्स की वजह से उसको इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसको स्टडी करो और समझो। एंड इफ़ यू नीड इट देन यू शुड टेक अ प्रोफेशनल हेल्प। प्रोफेशनल हेल्प में भी आपको अपने आप को, सिर्फ आप ही अपने आप को सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं। अच्छा, अब तो मैम जो प्रॉब्लम्स मेन होती हैं तो मैं सोच रही हूँ कि एक-एक करके उन पे भी थोड़ी-सी डिस्कशन हो जाए, है ना? सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैं अपनी एज की लड़कियों की बात करूँ जो 30s क्रॉस कर चुकी हैं, उनको ये पिगमेंटेशन की बहुत दिक्कत होती है। पिगमेंटेशन के लिए फिर सब कुछ ट्राई कर ले, इसके लिए क्या करना चाहिए? कैसे अपने आप का ध्यान रखें? क्या कुछ करें कि ये ठीक हो? सबसे पहले अगर हम पिगमेंटेशन की बात करें, पिगमेंटेशन के रीजंस क्या होते हैं, पहले आपको ये जानने पड़ेंगे कि आपको पिगमेंटेशन कब से हुई, कितने टाइम से हुई, और उसमें आपको अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री बनानी चाहिए। कुछ पिगमेंटेशंस होती हैं जैसे आफ्टर प्रेगनेंसी आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से पिगमेंटेशन होती है। कुछ होती है पुअर हीटिंग हैबिट्स की वजह से भी। तो इन दोनों, ये जो दोनों इश्यूज़ हैं, हार्मोनल में आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे कि हार्मोनल बैलेंस है क्या है, तो डॉक्टर से चेक करना पड़ेगा। अगर आपका न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, आपको हेल्दी खाना खाना, खूब सारा पानी पीना, हेल्दी डाइट, उसकी ज़रूरत है। उसके बाद अब आई स्किन की अपर लेयर की, जहाँ से आप अपनी रिपेयर, एक रिपेयर अंदर से कर सकते हैं और एक रिपेयर बाहर से, दोनों रिपेयर की इक्वली ज़रूरत पड़ती है। आपकी स्किन, या तो जैसे कई लोगों को होता है कि स्किन आपने बिकॉज ऑफ सम रीज़न सेंसिटाइज हो गई, आप धूप में गए तो उसकी वजह से हल्का सा बर्न हुआ और उसकी वजह से पिगमेंटेशन आई। तो आप अगर धूप में जा रहे हैं तो सन ब्लॉक लगाना चाहिए, लेकिन सन ब्लॉक के नीचे क्या आपकी स्किन प्रॉपरली नमी, एक क्लीन एंड मॉइस्चराइज स्किन है जो कि एक नमी को ट्रैप करके एक स्किन को हेल्दी रखती है, पीएच बैलेंस वगैरह मेंटेन रखती है। तो वो एक बेसिक केयर आप अगर करें और साथ के साथ सन ब्लॉक लगाएं, तो ये मॉर्निंग केयर इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये तो हुआ कि उसको फर्दर डैमेज होने से रोकना। अब उसको रिपेयर करने के लिए नाइट केयर इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। कई लोग होते हैं जो रात को मेकअप वगैरह लगाते हैं या सन ब्लॉक लगाते हैं, कोई भी चीज़ फेस पे लगाते हैं, बिना उतारे सो जाते हैं। तो आपने अपनी स्किन को सांस लेने नहीं दे रहे, आपने उसको उतारा नहीं। आप एक केमिकल, देखिए चाहे सन ब्लॉक हो, चाहे मेकअप हो, चाहे कुछ भी हो, दे ऑल कंटेन सम केमिकल्स। सो यू नीड टू रिमूव इट, यू नीड टू मॉइस्चराइज इट एंड यू नीड टू हाइड्रेट इट, और उसके बाद आपको सोना चाहिए। तो मेकअप रिमूव करना या फेस क्लीन करने का जो इवनिंग रूटीन है वो बहुत ज़रूरी है। कई लोग होते हैं धूप डस्ट कहाँ से आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों में भी मेकअप रिमूव करना। मेकअप रिमूव करके एक अच्छी नरिशिंग नाइट क्रीम लगाएंगे। स्किन की एक बहुत बड़ी खासियत है, स्किन अंदर से बनती है, बाहर से छटती है। कहते हैं ना डेड स्किन रिमूव कर रहे हैं, डेड स्किन रिमूव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक ऐसे ना ब्रिक की तरह ऊपर आ रही है और झड़ती जा रही है। अगर आपकी स्किन अंदर से हेल्दी बनेगी, अगर आप केयर और नरिश कर रहे हैं, तो जो ऊपर की है वो तो झड़नी ही है, उसको तो आप एक्सफोलिएट कर ही सकते हैं, बट ओनली एक्सफोलिएशन विल नॉट वर्क। यू नीड टू हाइड्रेट एंड नरिश योर स्किन। गुड नरिशमेंट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। एक अच्छी स्किन को अच्छी उसकी ज़रूरत है, जैसे कि बालों को अच्छी खाद की, जैसे एक पौधे को बिना आप खाद के अगर आप पौधे को सिर्फ ऊपर से पत्ते को पॉलिश करते रहेंगे तो उसकी वो ग्रीनरी, एक फ्रेशनेस और ग्रीनरी जो खाद और पानी का डाल करके आती है पौधे में, वो ऊपर से टेम्पररी पॉलिश करके नहीं आती। So you need to take care of your routine skincare will make lot of difference to your pigmentation.
जैसे मैम सन ब्लॉक की आपने बात की, सनस्क्रीन सन ब्लॉक बहुत कुछ है मार्केट में ना, तो और कुछ को सनस्क्रीन के लिए कहा जाता है कि इसे हर 3 घंटे बाद लगाना, किसी के लिए कहा जाता है कि इसे बाहर निकलने से कुछ टाइम पहले लगाना। तो ऐसे भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि एग्जैक्ट कब सनस्क्रीन लगानी चाहिए और कितने कितने टाइम बाद कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। देखिए, सनस्क्रीन पे ना बहुत अलग अलग किस्म के एक्सपर्ट्स के व्यूज़ हैं। आप जितने डॉक्टर्स के पास जाएंगे, जितने स्किन एक्सपर्ट्स, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेशियंस के पास जाएंगे, हर एक की कहानी अलग होगी। आपको सनस्क्रीन कौन सी यूज़ कर रहे हैं और किस चीज़, सबसे पहले किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। क्या आप बीच में जा रहे हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट स्किन के अंडर हैं, या आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ओकेशनली आप डायरेक्ट स्किन के अंडर आ रहे हैं, या आप जनरल जा रहे हैं धूप में, या जहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह होती है वहाँ पे जा रहे हैं, उसकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आप किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। सन ब्लॉक, उसके बाद ये तो हुआ कि आपको किस चीज़ से प्रोटेक्शन चाहिए, क्या जो डैमेज कर रहा है। दूसरी चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि सनस्क्रीन 2 टाइप की होती हैं। एक होता है जो फिज़िकल ब्लॉक देती है, एक होता है केमिकल ब्लॉक। मतलब बेसिकली जो रेज़ हैं, डैमेजिंग रेज़ हैं, उनको किस तरह से ब्लॉक कर रहा है। 2 टाइप की सनस्क्रीन्स हैं। और तीसरी चीज़ है कि वो उनका SPF कितना है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो होता है वो कितना है, और UV रे और अल्ट्रा रे क्या क्या वो किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रही है। अगर आप बहुत कम समय के लिए आपका एक्सपोजर है तो आपको माइल्ड यूज़ करनी चाहिए। आप 30 SPF के साथ यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बेस भी लगाते हैं, जिन्हें धूल मिट्टी बेस, तो उसमें आप फिज़िकल सनस्क्रीन जो होती हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। कितनी ड्यूरेशन में यूज़ करना चाहिए ये डिपेंड करता है एक्सपोजर टू द सन। आप बीच में जा रहे हैं, डेफिनेटली आपको जितना उसमें है, अगर ऑयल फ्री, हाँ, और किस टाइप की सनस्क्रीन, ऑयल फ्री वाली चाहिए है, वाटरप्रूफ चाहिए, वाटर रेजिस्ट सनस्क्रीन चाहिए है, या एक क्रीमी सनस्क्रीन चाहिए, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बीच में जा रहे हैं तो आपको वाटरप्रूफ वाली, वाटर रेजिस्ट बोलते हैं, वाटर रेजिस्ट सनस्क्रीन का यूज़ करें, और उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी पड़ती है। आप 2 घंटे 3 घंटे के अंदर आपको रिपीट करना ही पड़ेगा। लेकिन आप घर पे बैठे हैं और बहुत थोड़ा सा ही बाहर जा रहे हैं, या बहुत कम ही एक्सपोजर है आपका, तो आप अगर दिन में एक बार लगाएंगे और उसके बाद आपका कोई इतना मेजर हेवी रेज का एक्सपोजर नहीं है, तो वंस अ डे विल ऑल्सो वर्क फॉर यू। ऑलवेज सनस्क्रीन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक डिम लाइट में, आप ऐसी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट में नहीं है, ना बाहर जा रहे हैं, तो आप बिना सनस्क्रीन के भी रह सकते हैं। कुछ बेसिस होते हैं जिनमें सनस्क्रीन एडेड होती है, तो आप वो देख सकते हैं। कई बार ऐसे आता है ना, BB क्रीम्स भी हैं और बहुत सारी सन प्रोटेक्शन के साथ क्रीम्स होती हैं। कई बार उतनी माइल्ड सनस्क्रीन से भी काम चल जाता है इफ़ योर एक्सपोजर इज़ नॉट मच। तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो मैम जैसे ना जिन्होंने रोज़ मेकअप करना होता है, कुछ प्रोफेशंस में ज़रूरी भी होता है और किसी को अच्छा लगता है कि हम मेकअप करके रहें, रेडी होके रहें, अच्छा लगता है। तो मेकअप से क्या सच में स्किन डैमेज हो जाती है? और अगर हो जाती है तो उससे मेकअप लगाने से पहले कैसे अपने आप को ऐसे ठीक रखें कि स्किन भी मेरी हेल्दी रहे और मैं मेकअप करके गुड लुक भी लगे? देखिए, मेकअप का ना जो सन है ना, उसमें एक फ़ायदा भी है, और मेकअप लगाने के बाद, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो लेयर एंड अ केमिकल, जितनी देर फेस पे रहेगी उतनी देर एक आपको ब्लॉक करके रख रहा है। तो जो सनस्क्रीन है, मेकअप थोड़ा सा सनस्क्रीन का काम करती है, क्योंकि इट इज़ अ फिजिकल ब्लॉक। बेसिकली आपने प्राइमर लगाया, मेकअप लगाया, तो आपने एक लेयर बना ही ली है, तो थोड़ा वो प्रोटेक्ट करती है। तो इसका ये फ़ायदा भी है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मेकअप से आपकी स्किन ख़राब ना हो, तो आपको मेकअप को हर हाल में शाम को रिमूव करके, स्किन को अच्छे से क्लीन करके, मॉइस्चराइज़ करके, या नाइट क्रीम जैसी स्किन टाइप है लगा करके आप रखेंगे तो मेकअप एज सच डैमेज नहीं करेगी। बट अगर आप मेकअप लगा के छोड़ देंगे केमिकल फेस पे ओवरनाइट, डे और नाइट लगाएंगे, तो करेगी। कई बार क्लाइंट्स आते हैं आजकल, जैसे मेल क्लाइंट हैं, वो डाई, अभी थोड़े दिन पहले आए थे, वो बियर्ड डाई करते हैं, उनके यहाँ पिगमेंटेशन शुरू हो गई। तो उन्होंने पूछा मैं क्या करूँ। मैंने कहा आप सबसे पहले ये ध्यान रखें, जब आप बियर्ड डाई कर रहे हैं तो वो कलर ही ना, भाई कलर अल्टीमेटली जाएगा स्किन पे, और वो इट इज़ अ टेम्परेरी दिस थिंग, बट दैट मीन्स कलर इज़ गोइंग इनसाइड योर स्किन। तो आप जब कलर लगाते हैं, तो मैंने उनको कहा वो बेस लगा करके कलर लगाएं, थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके लगाएं, ताकि जब कलर उतर रहा है, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट उनके फेस पे कलर जा रहा है और वो भी ब्लैक कलर जा रहा है, सो दैट इज़ डैमेजिंग हिज स्किन।
उसी तरह से आप सेम वे आप जब हेयर का कलर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो स्किन को प्रोटेक्ट करके करें। और मेकअप मेरे ख्याल से आप देखते हैं एक्ट्रेसेस वगैरह मेकअप इतना करती हैं, बट दे टेकिंग केयर ऑफ़ योर देयर स्किन। आप स्किन की केयर करेंगे, आप अपनी हेयर की केयर करेंगे, जितनी केयर करेंगे आप उतना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने साथ। जैसे आपने अभी मेल्स की बात की, लड़कों की बात की जो डाई करते हैं, तो लड़कों और लड़कियों के स्किन केयर में कुछ रूटीन में कुछ चेंजेस होता है मैम, या होना चाहिए? या बहुत सारे लड़के, जैसे मैं अपने भाई की बात कर लूँ, किसी की फैमिली में बात कर लें, तो लड़कों का होता है कि जो घर में लड़कियां यूज़ करती हैं वही उठा के लगा लेते हैं कि अपना आप से कुछ नहीं करना। तो लड़कों के लिए कुछ ऐसा होता है स्पेसिफिक? देखिए बिल्कुल होता है। आजकल लड़के इक्वली फेशियल्स बहुत कराते हैं, स्किन केयर करते हैं। देखिए स्किन तो दोनों की है ना, लड़की की भी स्किन है, लड़के की भी है। मेंटेनेंस तो दोनों को ही चाहिए ही। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे, आपकी स्किन हार्ड, आपकी स्किन टैन, आपकी स्किन वो उसको भी उतनी ही मेंटेनेंस की ज़रूरत है। वो बिकॉज़ आज तक हमारे कई सालों से ये बना हुआ है कि लड़के ब्यूटी नहीं करते, लड़कों को स्किन की ज़रूरत नहीं है, तभी उनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं लड़कियों से ज़्यादा, लड़के ज़्यादा गंजे होते हैं लड़कियों से, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ देयर स्किन, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेयर। बट हाँ, ज़रूरत है मेन को इक्वली मैनी पेडी की, क्योंकि उनके भी क्यूटिकल्स होते हैं, उनको भी नेल क्लीनिंग की ज़रूरत है, उनको भी फेशियल्स, उनके ब्लैक हेड्स होते हैं, फेशियल्स उनको रिमूव करने उनको भी स्किन को उतना ही मेंटेन करने की 100% ज़रूरत है। मेल स्किन केयर आजकल इतनी ज़्यादा और मेल प्रोडक्ट्स पे इतना ज़्यादा मार्केट में आ चुका है बिकॉज देयर स्किन रिक्वायरमेंट इज़ डिफरेंट। तो ऐसा नहीं है कि जो मम्मी लगा रही है, जो सिस्टर लगा रही है, उन्हें वो लगाना चाहिए। दे शुड ऑल्सो इक्वली टेक केयर ऑफ देयर स्किन। आप सबसे मेन मैम एंटी एजिंग, क्योंकि एजिंग को लेके बहुत ज़्यादा सबको एक वो रहता है कि अब बड़े हो रहे हैं, उम्र बढ़ रही है, कि हमारे फेस पे दिखे भी ना एज, हम यंग भी दिखें, और उम्र को तो कोई रोक नहीं सकता, हर दिन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो एंटी एजिंग के लिए क्या क्या मतलब कुछ वैसी रेमेडीज़ है, होम रेमेडी जिसे यूज़ करें, या कोई ऐसा स्पेसिफिकली प्रोडक्ट कि जिसमें ये चीज़ होनी चाहिए? जैसे बहुत सारे हम, वही बात आ गई ना मैम, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये लगाओ एंटी एजिंग के लिए, ये लगाओ, क्या करना चाहिए? एंटी एजिंग के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उस लाइफस्टाइल में क्या करेक्शंस की ज़रूरत है। बिकॉज़ क्या होता है, हेवी स्मोकर्स ऑल्सो उनकी एजिंग ज़्यादा फास्ट होती है। आपका जो स्ट्रेस लेवल है, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एजिंग उसमें। आप अपनी स्किन को, अगेन मैं फिर ये बोलूँगी कि केयर करेंगे। होम रेमेडीज़ बहुत है। हिंदुस्तान अपना जो इंडिया की जो रिच आयुर्वेदिक एंड रिच इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे किचन इंग्रेडिएंट्स हमारे इतने अच्छे हैं, तो आप उनका थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारी जड़ी बूटियाँ हैं, जो हेयर ऑयल्स होते हैं, अगर उसमें मेथरा, अश्वगंधा, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, अच्छे तेल के साथ, इवन सरसों का तेल जो नेचुरल तेल होते हैं, या देसी घी, दे आर ऑल्सो वेरी गुड। तो आप थोड़ा बहुत उनका इस्तेमाल करके अपने हेयर को नरिश कर सकते हैं। अगर आप हेयर को नरिश कर सकते हैं, आपको याद होगा पुराने ज़माने में जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती थी, दादी जीज वगैरह, दे यूज्ड टू पुट मलाई ऑन देयर फेस। तो बिकॉज उसमें मलाई इज़ ऑल्सो इज़ अ फॉर्म ऑफ क्रीम, मतलब हैवी है, लेकिन एज अ पैक थोड़ा सा कभी कभार नरिश कर सकते हैं। क्योंकि एजिंग क्यों होती है? एजिंग होती है स्किन बहुत ज़्यादा एक तो लाइफस्टाइल, दूसरा आपकी ड्राई वेयर एंड टेयर ज़्यादा है, आपने मेकअप कैसा किया, ये सारी चीज़ें। अगर आप अपना रूटीन अच्छा रखेंगे, आपकी एजिंग विल स्लो डाउन। नहीं होगी तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप उसको थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं, या आप उसको फास्ट होने से रोक सकते हैं। क्या हो रहा है? प्रीमेच्योर एजिंग वर्ड यूज़ होता है। प्रीमेच्योर एजिंग मतलब समय से पहले आपकी स्किन में वो एजिंग, वो आप बूढ़े लगने लगे हैं, या आपकी स्किन में झुर्रियाँ आ गई हैं, या आपकी स्किन ब्रिस्ट गई है, या आपकी स्किन डल हो गई है। सो एंटी एजिंग में मैं रिकमेंड करूँगी, अब प्रोफेशनल केयर इज़ वेरी गुड। मतलब एक रूटीन फेशियल कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक फेशियल में एक्सफोलिएशन है, एक फेशियल में नरिशमेंट है, पैक है, पोर्स वगैरह है। इट्स अ कंप्लीट प्रोसीजर जो कि मेंटेनेंस के लिए एंटी एजिंग में बहुत फ़ायदा करता है। उसके अलावा अब आप बात करते हैं सिरम्स की।
जो कि हर बंदा आंख बंद करके वो सीरम यूज़ कर रहा है, क्योंकि हर सीरम एंटी एजिंग बोलता ही बोलता है। ये लगा लो एंटी एजिंग हो जाएगी, हेलोरोनिक लगा लो, नाइसिनामाइड लगा लो, रेटिनॉल लगा लो, और भी मेरे ख्याल से इतने सारे इंग्रेडिएंट्स और इतनी सारी क्रीम्स और इतने सारे सीरम्स, बेसिकली सीरम्स बहुत सारे सेल हो रहे हैं। सबसे पहले सीरम्स में आप उनका इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, उसमें कितने प्रपोर्शन में है। कई बार होता है लिखा होता है विटामिन ई सीरम या क्रीम, अरे उसमें 0.0001% है, वो बाकी चीज़ें क्या हैं वो तो कोई देख ही नहीं रहा। सो यू नीड टू रीड कौन सी चीज़ आपकी स्किन को हाइड्रेट कर रही है। सर्दियों में एक चीज़ है जो कि स्किन को इफ़ेक्ट करती है, वो है आपका हीटर के सामने ज़्यादा बैठना, या आजकल हमारे लाइफस्टाइल में हम एसी के सामने बैठते हैं। आप कभी एसी के पीछे देखो, एसी के पीछे क्या निकलता है? पानी। आपके आसपास का पानी एसी खींच करके बाहर निकाल रहा है। तो आप सोचो, जब आसपास का पानी खींच के निकाल रहा है तो दैट मीन्स कि आपके एनवायरनमेंट की नमी कम कर रहा है। फील तो अच्छा करता है क्योंकि चिपचिपा नहीं लगता और आप ठंडे ठंडे लगते हैं, लेकिन इट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग योर स्किन, बिकॉज स्किन की भी तो नमी उतनी कम हो रही है। वही जो एनवायरनमेंट था जो आपको एक मॉइस्चर दे रहा था, वो तो निकल गया ना। सो दैट मीन्स वो मॉइस्चर आपको अपने आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे गीले जब आप फेस वॉश करते हैं तो थोड़ा सा पानी छोड़ दें, मतलब डैप करके वॉश करें, बहुत अच्छे से उसको पोंछे ना, उसके ऊपर क्रीम लगाएं तो थोड़ा सा दिस जिस थिंग। उसी तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा हीटर में हैं तो आपको ह्यूमिडिफायर, जैसे एक होता है डीह्यूमिडिफायर, एक होता है ह्यूमिडिफायर, आप ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें। आपको थोड़ी सी नमी क्रिएट करनी पड़ेगी। कई लोग होते हैं सिर्फ ऑयल लगाते हैं फेस पे। हम क्रीम क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्रीम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड ऑयल का कॉम्बिनेशन है, तो आपको पानी की भी ज़रूरत है, साथ साथ पानी पीने की भी ज़रूरत है। सो ये सारी चीज़ें स्किन को एक अच्छे से नरिश करती हैं। अच्छी नरिश्ड हेल्दी स्किन विल टेक केयर ऑफ़ योर प्रीमेच्योर एजिंग, मैं ये समझती हूँ। तो मैम ये तो स्किन से रिलेटेड अभी तो बहुत सारी, शायद सारा दिन निकल जाए, स्किन की इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो साथ साथ आजकल जो प्रॉब्लम है वो हेयर्स की भी बहुत ज़्यादा है। इतना हेयर फॉल होता है कि जो नीचे से स्किन है ना बालों में से, वो दिखने लग जाती है। तो स्किन के साथ साथ हम हेयर्स का कैसे ध्यान रखें? हेयर स्किन में लोग आजकल हेयर स्पा कराते हैं, लेकिन हेयर स्पा क्या कराते हैं, सिर्फ आप अपनी लेंथ पे क्रीम्स एंड सीरम्स लगा करके वॉश कर रहे हैं। हेयर कहाँ से आ रहा है? जड़। क्या कोई जड़ का ध्यान रख रहा है? अगर आप जड़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो पौधा कैसे ग्रो करेगा, हेयर कैसे ग्रो करेगा? इफ़ यू नरिश योर स्कैल्प एंड रूट्स, आपके बाल हेल्दी होंगे ही होंगे। स्कैल्प देखिए, लेंथ तो लेंथ है, लेंथ इज़ फॉर टेक्सचरिंग। व्हाट इज़, देयर आर तीन चीज़ें होती हैं बालों में। एक आपकी है आपकी जो लेंथ है, जिसमें आपके क्यूटिकल्स डैमेज हुए हैं, क्यूटिकल्स ओपन हुए हैं बिकॉज ऑफ द केमिकल ट्रीटमेंट्स एंड द एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड द केमिकल स्ट्रेस। दूसरी चीज़ है आपका स्कैल्प। क्या स्कैल्प किसका ऑयली है, किसका डैंड्रफ हो रहा है, वो सारे इश्यूज स्कैल्प की नरिशमेंट है। और तीसरी चीज़ है आपकी जड़, जो हेयर फॉल, बालों को होल्ड क्या करता है, आपका बाल का, वो अगर मजबूत, वो अच्छा होगा, नरिश्ड होगा, तो नरिशमेंट सारी वहाँ से सारी नरिशमेंट बालों को जा रही है। तो तीनों चीज़ों का बराबर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं? नरिशमेंट के लिए अच्छी ऑयलिंग होनी ज़रूरी है, अच्छी खाद ज़रूरी है। आपकी स्कैल्प के लिए आप किस तरह का शैम्पू यूज़ कर रहे हैं जो स्कैल्प का पीएच बैलेंस डिस्टर्ब कर रहा है। हार्श शैम्पूज, स्ट्रॉन्ग शैम्पूज आपके हेयर स्कैल्प को सेंसिटाइज करते हैं। सेंसिटिव स्कैल्प से ड्राइनेस, डैंड्रफ, लॉट ऑफ इश्यूज आ सकते हैं। उसके बाद आता है आपका लेंथ। सो लेंथ में शैम्पू और कंडीशनर दोनों मैटर करता है, और आप कितना केमिकल यूज़ कर रहे हैं, उस केमिकल को रिपेयर करने के लिए क्या कर रहे हैं। आजकल अगर केमिकल्स आ गए हैं तो उनको रिपेयरिंग सॉल्यूशंस भी आ गए हैं जो सही समय पे यूज़ होने बहुत ज़रूरी हैं। आप किससे केमिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वो हाथ सही होना, वो प्रोडक्ट सही होना, आपकी नॉलेज सही होनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज देखिए, एवरीवन वांट्स टू, मैंने हेयर कलर करना शुरू किया था 94 में। अब कलर सब कुछ करते हैं,
बट इफ़ आई एम नरिशिंग माई हेयर आई एम नॉट वरिड। मैं कलर चेंज करती रहती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन मैं उसकी बालों की केयर कर रही हूँ। आप केयर करेंगे, आप उतना ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जितना ध्यान रखेंगे आप उतना ही उस पर वो कर सकते हैं। आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके हेयर फॉल होता रहेगा, आपका स्कैल्प बैलेंस ख़राब रहेगा, आपके क्यूटिकल्स डैमेज रहेंगे। सो आपकी क्या चीज़ डैमेज्ड है वो, और अच्छा शैम्पू कंडीशनर डेफिनेटली मैटर करता है इसमें। अच्छा मैम, आजकल ना बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं मार्केट में, बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं स्किन और हेयर से रिलेटेड, वो लेने चाहिए? देखिए, सप्लीमेंट आप जो जितना नेचुरली खाना खा सकें, जितनी नेचुरल डाइट है, उससे अच्छा तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। नेचुरल डाइट मतलब जो हम खाना घर का ताज़ा खाते थे। आप आजकल खाते हैं फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट को इतनी जल्दी महान बन जाता है। मैं मानती हूँ लोकल फ्रूट में जो न्यूट्रिशन होगा, क्योंकि उसमें कम से कम प्रिजर्वेटिव्स होंगे, उसकी ट्रैवलिंग टाइम, बिकॉज जो फ्रूट बाहर से जितनी दूर से चल के आ रहा है उसमें उतना ही ज़्यादा उसको ताज़ा रखने के लिए और उसको उस स्टेज तक लाने के लिए होता है। होम ग्रोन लोकल फ्रूट, सीजनल फ्रूट्स आर रिकमेंडेड अगर आपने नरिश, उसकी आपको न्यूट्रिशन पूरा चाहिए, भरपूर न्यूट्रिशन चाहिए। दूसरी चीज़ होती है आपने खा तो लिया लेकिन आपकी स्टमक कंडीशंस इतनी सारी हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर रही। ऐसे केसेस में बिकॉज आपने कुकिंग कैसे की, उसको रीकुक 4 बार रीकुक कर दिया, न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया, उसका कुकिंग प्रोसीजर, उसको रखने का प्रोसीजर, उसको खाने का और आपके अपने सिस्टम का, इन सब चीज़ों से न्यूट्रिशन तो उस चीज़ में है लेकिन क्या वो आपकी बॉडी तक मिला, तो कई केसेस में होता है कि आप तक नहीं पहुंच पाता। समटाइम्स सम सप्लीमेंट्स वंस इन अ ईयर का कोर्सेज, जैसे बी कॉम्प्लेक्स का काफ़ी लोग कोर्सेज कर लेते हैं कि चलो ठीक है साल में एक बार 15 दिन का कर लिया, या बीच बीच में थोड़ा बहुत सप्लीमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड, यू थिंक दैट एज पर योर दिस थिंग आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं ओवर डूइंग। एनीथिंग विच इज़ ओवर डन इज़ नॉट रिकमेंडेड। आप जब एज आती है उस समय कैल्शियम सप्लीमेंट्स चाहिए, आपको किस समय कितने सप्लीमेंट्स चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप जो खा रहे हैं सब लगेगा। एक्स्ट्रा इज़ ऑलवेज ड्रेन्ड आउट, और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि टॉक्सिन ओवर करने से बॉडी में टॉक्सिन करती हैं, तो ज़्यादा कुछ ना करें, जो करें या तो कंसल्ट करके करें, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी इज़ ऑलवेज बेटर, एंड लिमिटेड करें। कुछ लोग हैं जो कुछ भी खाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, नतीजा हो रहा है स्किन सेंसिटिव, स्टमक सेंसिटिव, जैसे कि कोविड में हुआ था। हर चीज़ हर चीज़ महान हो गई थी, हर खाना, मतलब नतीजा क्या हुआ, ओवर काढ़ाज, ओवर इतना ज़्यादा ओवर कर दिया था कि लोगों को एसिडिटी प्रॉब्लम हो गई। सेम थिंग इज़ विद व्हाट यू आर डूइंग विद योर स्किन, डू इट इन अ लिमिट, ओवर डूइंग इज़ नेवर रिकमेंडेड। थैंक यू मैम, स्किन और हेयर से रिलेटेड आपने बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे जैसे वेदर चेंज होता रहेगा, टाइम चेंज होगा, हम जैसे जैसे हमारे व्यूअर्स हमें क्वेश्चंस भेजेंगे और लेकर हम आते रहेंगे। लेकिन क्लियोपेट्रा की एक और बड़ी खासियत है, लुक्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। जैसे अब वेडिंग का सीज़न है मैम, और वेडिंग के सीज़न में अब मौसम ने एकदम से करवट ले ली है, पता नहीं लग रहा कि क्या करें, तो कैसी लुक्स होनी चाहिए ये आप हमें अभी दिखाएंगे, हमें साथ लेके जाएंगे? बिल्कुल, मैं लुक्स दिखाऊंगी भी, क्योंकि नया साल आया है, लोगों की नई उम्मीदें, और इस सीज़न में आप वेडिंग में आप सोच रहे हैं कि सिर्फ ब्राइड्स तो जो मिनिमलिस्टिक मेकअप होना भी नहीं चाहिए, दिखना भी नहीं चाहिए, लेकिन सब कुछ होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इतनी कन्फ्यूजन है ब्राइड्स को, जो कि पिछले कई सालों से थी। हेयर ओपन है, हेयर ये चाहिए, वो चाहिए, इस पिक्चर जैसा बना दो, उस जैसा बना दो। ब्राइड्स की हमेशा से डिमांड्स बहुत सारी पिछले सालों से आ रही थी, लेकिन इस सीज़न में क्या हो रहा है, पार्टी मेकअप। ब्राइड्स इस बार हमें जो सबसे ज़्यादा पिछले कुछ महीनों में देखा है, पार्टी मेकअप में लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, रिपीट नहीं करना चाहते। तो एक ब्राइड तो उसने एक ही बार तैयार होना है, उसे एक लुक चाहिए, अब उसने दोबारा ब्राइड ये नहीं बोलेगी पिछली बार मैंने ऐसा किया था, अब नहीं करना चाहती। लेकिन पार्टी मेकअप में क्या हो रहा है, पिछली बार मैं ये कर चुकी, पिछली बार मेरा ओपन हो चुका, मुझे 5 फंक्शंस में तैयार होना है, मुझे 5 डिफरेंट टाइप की लुक्स बताओ, मुझे ये भी करना है, मुझे ये नहीं करना। तो मतलब मैं समझती हूँ कि ब्राइडल रिसेप्शन एंगेजमेंट हैज़ उनका तो एक स्पेसिफिकेशन है, बिकॉज वो वन टाइम है। लेकिन हाँ, आज मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा मैं पार्टी मेकअप पे भी आपको दिखाऊँ कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, क्या 2025 क्या नया लेके आया है सबके लिए।
तो चलिए, जिनके अभी शादियां आने वाली हैं ना, जो तैयारी कर रहे हैं कि कैसी लुक रखनी है, क्या कुछ, कैसे हम सबसे खूबसूरत और सबसे डिफरेंट दिखने हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अभी हम चलते हैं लुक्स देखने। बात फेशियल की हुई थी तो सोचा लुक से पहले थोड़ा सा आपको फेशियल कैसे, कौन सा आपके लिए अच्छा होता है, क्या कुछ होता है फेशियल में आजकल के टाइम में 2025 में, तो वो भी आपको बता देते हैं। तो ऋचा मैम, ये फेशियल हो रहा है, कौन सा फेशियल हो रहा है, किससे ज़्यादा ग्लो होता है? क्योंकि शॉर्टकट ग्लो तो हर कोई चाहता है ना कि फटाफट से हो जाए। बिल्कुल, क्या है, क्योंकि लोग घूम के आते हैं, फेस स्टैंड होता है, तो ये है रेडियंस फेशियल, हाइड्रा के साथ कर रहे हैं। बेसिकली आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे नए फेशियल्स, इतने ट्रीटमेंट्स 2025 में आप रोज़ सुनेंगे एक नया नाम फेशियल का। आप के ग्लो सुनेंगे, आप हाइड्रा सुन चुके हैं, हाइड्रा रेडियंस सुनेंगे, आप कार्बन है, वैम्पायर फेशियल, बहुत सारे फेशियल्स आ गए हुए हैं। तो लेकिन फेशियल की असली रिक्वायरमेंट है कि आपकी स्किन में जनरली प्रॉब्लम क्या है, आपकी स्किन टैंड है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएशन। फेशियल इज़ अ प्रोफेशनल मेंटेनेंस, गाड़ी की सर्विसिंग है तो स्किन की भी सर्विसिंग की ज़रूरत है। और आप जब सर्विसिंग की बात करते हैं, एक्सफोलिएशन की बात करते हैं, मैं समझती हूँ कि एक प्रोफेशनली जो फेशियल होता है, आपको वो प्रोफेशनली कराना चाहिए। घर में लोग कई बार होता है अलग अलग किस्म के स्क्रब्स और चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ओवरडू होने की वजह से स्किन छिल जाती है या डैमेज हो जाती है। फेशियल अगर आप फेशियल कराना चाहते हैं, स्किन को मेंटेन करना चाहते हैं प्रोफेशनली, पूरा प्रोसीजर, बिकॉज फेशियल क्या होता है, एक क्लिनजिंग होती है, डीप क्लिनजिंग होती है, ब्लैक हेड्स रिमूव हो रहे हैं, डेड स्किन रिमूव हो रही है, उसके बाद उसको बैलेंस करते हैं, उसके बाद उसको टोन करके बैलेंस करके नरिश करते हैं और पोर्स क्लोज करते हैं। तो फेशियल इज़ अ कंप्लीट स्किन प्रोसीजर, प्रोफेशनली करना ज़रूरी है। घर पे एक्सपेरिमेंट्स ना करें। कई लोग घर पे एक्सपेरिमेंट्स करके आए हैं और अपनी स्किन को ख़राब करके आए हैं। फेशियल्स कितने तरह के होते हैं, रोज़ आप मार्केट में समझेंगे, नए नए नाम समझेंगे आप जब कहीं पे भी फेशियल्स के लिए जाते हैं, बिकॉज 2025 इज़ अगेन गोइंग टू बी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बहुत सारी चीज़ें यूज़ होंगी। आपका फेशियल्स की एडवांसमेंट, आपकी बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स बहुत यूज़ होंगे। आपके फेस पे कौन सा इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, आपके फेस पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आप जब भी फेशियल करने जाएं या जो आपकी फेशियल की रिक्वायरमेंट है, आप सवाल करें। आप जाएं, उन्हें पूछें मुझ पे क्या ज़रूरत है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा सा आप सवाल करें, क्योंकि आपको अपनी स्किन के बारे में पता है क्या रिजल्ट्स हैं। एक काउंसलिंग करें, एक स्किन को चेक कराएं और उसके बाद फेशियल करें। और हर फेशियल का अपना अपना, इट इज़ नॉट ओनली कि क्या मशीन यूज़ हुई है, इट डिपेंड्स कि आप पे उस पर प्रोडक्ट क्या यूज़ हुआ है। अगर ये आपका लिफ्टिंग कर रहा है तो क्या लिफ्टिंग का जो जेल है या क्रीम है यूज़ हुई है, अगर वो हाइड्रेट कर रहा है तो हाइड्रेशन के लिए क्या यूज़ हुआ है। मतलब जो मशीन्स हैं, लोग आजकल सोचते हैं मशीन्स फेशियल कर रहे हैं, मशीन्स फेशियल को करने में हेल्प कर रहे हैं। आपके क्या प्रोडक्ट्स और क्या स्टेप्स और कौन कर रहा है वो मैटर करता है। तो इसमें ये वाला जो फेशियल यूज़ हो रहा है मैम, ये जो जिस भी टेक्निक से किया जा रहा है उसमें अलग अलग कुछ और भी होता है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे होता है, एक होता है प्रोडक्ट को पुश करने के लिए कौन सी मशीन यूज़ हो रही है। सबसे पहले तो एक्सफोलिएट करने के लिए क्या क्या हो रहा है, स्किन को साफ़ करने के लिए क्या क्या यूज़ हो रहा है, क्या एक्सफोलिएशन ब्लैक हेड्स के लिए कौन सी मशीन यूज़ हो रही है, स्किन को जो डेड स्किन है उसको रिमूव करने के लिए क्या हो रहा है, उसके बाद उसका पीएच बैलेंस है उसको टोन अप करने के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है। इंडक्शन के लिए जो है वो अलग होता है। इंडक्शन मतलब कि स्किन के अंदर प्रोडक्ट को पुश करने में हेल्प करने के लिए वो कौन सी मशीन यूज़ हो रही है। उसके बाद आपका डिपेंड करता है कि अगर सेंसिटाइज है, उसको अगर कोल्ड कंप्रेशन देने की ज़रूरत है, बिकॉज लॉट ऑफ हीट इज़ कमिंग ड्यूरिंग द प्रोसीजर, तो आप कोल्ड कंप्रेशन किससे दे रहे हैं। आप लिफ्टिंग के लिए न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें आप लिफ्टिंग में कौन से एरिया को लिफ्टिंग चाहिए, क्या आपको लिफ्टिंग की ज़रूरत है, तो सही मशीनें तो मिल जाएंगी मार्केट में, लेकिन उसका सही इस्तेमाल और किस पे कौन सा होना है और कौन सा नहीं होना है ये जानना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि हर किसी के हाथ में हर मशीन चलाने की कला वो सीखने से ही आएगी, एकदम से नहीं आ सकती। सीखने से, टेक्निकल नॉलेज से, एजुकेशन से। सही एजुकेशन, सही ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग के, बिना एजुकेशन के, बिना स्किन केयर की नॉलेज के आप अगर मशीनें यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है।
तो आपने इतने सारे जो जानकारी है फेशियल से रिलेटेड आपको दे दिया, तो आई एम श्योर आपने ध्यान से सुना होगा। बाकी ये सारा कुछ जो इससे रिलेटेड आप कुछ और जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। अभी हम आपको लेके चलते हैं लुक्स की तरफ। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि लुक्स कौन सी ट्रेंड में है और 2025 में आप कैसे पहले से डिफरेंट और सबसे खूबसूरत दिखेंगे। तो रिचा मैम, करिए अपना वादा पूरा। बिल्कुल। अब आप देखिए कि आजकल कलर्स आप इनका देख सकते हैं, प्लम कलर है ना, वाइन ड्रेस है। तो प्लम कलर, वाइन ड्रेस इंग्लिश लुक्स हैं। इंग्लिश लुक्स में आप बहुत ज़्यादा इंडियन ज्वेलरी नहीं डाल सकते, इंडियन एसेसरीज नहीं डाल सकते। लोग कहते हैं फ्लावर्स हो गए, मैं थक गया हूँ, पिछली बार फ्लावर लगाया था, क्या था। तो इस बार वी आर प्लेइंग विद द पर्ल्स। तो हमने इनको ऑल ओवर जैसे पर्ल्स के साथ, और एक बिकॉज द कलर ऐसा है इनके हेयर का कि कलर और ड्रेस बहुत ज़्यादा इन्हांस हो ही रहा है। इतना सुंदर प्लम कलर है, तो इन्हें चाहिए था कि बहुत ही हाई फैशन लुक्स चाहिए हैं, हाई फैशन लुक्स चाहिए, बहुत ही वॉल्यूम और बहुत ही स्टाइल चाहिए। तो हमने एक बहुत अच्छे से वेव्स दी, वेव्स के साथ एक ब्रेड के साथ इनका और पर्ल्स के साथ वो किया है, लुक्स को क्रिएट किया है। आप अगर बिकॉज दिस इज़ समथिंग, एक नया फ्रेश लुक्स आती हैं। इसमें इन्हें चाहिए था बाल बंद भी हों, बाल खुले भी हों, हाई भी हो। मतलब इन्होंने 4-5 चीज़ें जैसे दिखाई कि हाई पोनी भी चाहिए, लेकिन खुले भी चाहिए, बंद भी चाहिए है, ब्रेड भी चाहिए। तो आप इसमें देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल है। और साथ में इनको एसेसराइज के लिए सिंप्लीफाई, बिकॉज वी डोंट वांट टू पुट, हम कोई भी ज्वेलरी या कुछ भी ज़्यादा नहीं डालना चाहते, तो इसीलिए हमने इनको पर्ल्स लुक दी हैं। अब आप खड़े होंगे तो मैं इनको ये दिखा सकती हूँ कि ये तो हो गया हेयर स्टाइल एंड हेयर कलर। उसके बाद ड्रेस के साथ भी पीपल वांट, आजकल जो क्वेश्चन होता है कि भैया मैं दुपट्टा सेटिंग क्या करूं, मुझे कुछ अलग चाहिए, हर चीज़ अलग चाहिए, हेयर स्टाइल अलग चाहिए, मेकअप अलग चाहिए है। मेकअप्स को तो हम बहुत सारी चीज़ों में हमेशा अलग कर ही सकते हैं। स्मोकी कर सकते हैं, हम न्यूड कर सकते हैं, हम सेमी स्मोकी कर सकते हैं, लाइट बेस दे सकते हैं, हैवी बेस दे सकते हैं। तो मेकअप की वैरायटी तो हमेशा से कर सकते थे, लेकिन पार्टी मेकअप में अब सिर्फ ओपन नहीं, ओपन में भी मोर क्रिएटिविटी, बंद में भी मोर क्रिएटिविटी, कलर इन्हांसमेंट में भी मोर क्रिएटिविटी, तो हेयर की क्रिएटिविटी की। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अब इन्होंने इंडो वेस्टर्न लुक्स हैं, तो मैं इसलिए ये दिखाना चाहती हूँ एक बार। जैसे इंडो वेस्टर्न लुक्स हैं, तो इसमें हमने आप देखें एक केप स्टाइल लुक्स दिए हैं, तो ये थोड़ा सा वेस्टर्नाइज्ड हो गया। केप स्टाइल में भी क्या होता है कि दुपट्टा सेटिंग्स जो होती हैं बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं। अगर मैं इसको एक साइड से आपको जस्ट दिखाने के लिए, जस्ट गिव मी अ मिनट, इसमें भी आप पहले देखें इस स्टाइल में क्या हो रहा है, आगे से केप स्टाइल आ रहा है, लेकिन आप पीछे से देखेंगे तो लोग बोलते हैं कि हमने इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाई हैं, हम कवर नहीं करना चाहते। तो उसमें फिर आपकी स्टाइलिंग में आप इसमें भी वेरिएशन दे सकते हैं। केप स्टाइल तो हो गया, आगे से उसे पसंद आ रहा है, पीछे से आप जितना भी उसको डेप्थ दे सकते हैं। उसके बाद ये भी केप स्टाइल में आ जाता है। उसके बाद कोई कहता है कि नहीं मुझे केप स्टाइल नहीं चाहिए, तो ड्रेपिंग के जो स्टाइल्स हैं, आप ड्रेपिंग के इतने सारे स्टाइल्स आजकल आ गए हैं कि आप इंडो वेस्टर्न कर सकते हैं, आप वेस्टर्न कर सकते हैं, आप जो पुराने जो स्टाइल्स थे वो तो कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे न्यू स्टाइल्स भी कर सकते हैं। इसको दोनों को अगर आप खोलें तो दोनों को एक तरफ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो ड्रेपिंग एक्सपेरिमेंट्स आर ऑल्सो देयर। किसी को कहना है कि मुझे बस इसको ऐसे रखना है, दोनों तरफ से ओपन रखना है, तो आप ड्रेपिंग के भी एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे कर सकते हैं। उसी तरह से आप देखें जैसे कि इनका हेयर स्टाइल आप देखेंगे, इनके हेयर स्टाइल में भी वेव्स, आजकल बीच वेव्स आर वेरी मच इन फैशन। सो जितना भी पार्टी मेकअप है, पार्टी मेकअप में बीच वेव्स हैं। अगर इनके हमने मोतियों से किया है तो इस बार हम फ्लावर्स के साथ नहीं, बिकॉज फ्लावर्स हमने आपको हमेशा से दिखाए और फ्लावर्स की वैरायटी है, गोटापत्ती की वैरायटी है, सारी तो दिखाई है। नाउ इट इज़ द डायमंड्स एंड स्टार्स, बिकॉज शी इज़ गॉट, अगर आप खड़े होंगे तो वेव के साथ इनको ग्लैमराइज, इनको बहुत ही हाई ग्लैमर लुक्स चाहिए थी। तो हाई ग्लैमर लुक्स में बिकॉज इनके स्टार्स के न्यूज़, इनके ऑलरेडी सरोस्कीज़ हैं, तो हमें ड्रेस के साथ, अब ड्रेस के साथ हेयर को मैच करना है, हेयर एसेसरी को मैच करना है, तो हमने डायमंड्स दिए इनको, बिकॉज इनका सब कुछ डायमंड्स एंड
उसके साथ प्ले कर रहा है। स्मोकी, जैसे इनका सेमी स्मोकी है, तो इनका बिकॉज हाई ग्लैमर में स्मोकी मेकअप इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, तो एक स्मोकी मेकअप दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर इनका है आजकल, इसमें हमने पर्ल्स की एक ब्रेड बनाई है, उसको मिक्स करके ये हेयर डू दिया है, बिकॉज पीपल वांट, आजकल ब्रेड्स में भी सेमी टाई में बहुत कुछ चाहते हैं, तो बिकॉज इनके डबल शेड है, इनको इंग्लिश है, न्यूड मेकअप है, बिल्कुल मिनिमलिस्टिक मेकअप है, तो मिनिमलिस्टिक मेकअप में कलर्स नहीं चाहिए हैं, बट स्टाइलिंग में डेफिनेटली कुछ ऐड करने की ज़रूरत है। ड्रेस में इंग्लिशपन है तो थोड़ा सा दिस इज़ द स्टाइल वी हैव गिवन। एज फार एज द मेकअप इज़ कंसर्न, आप देखोगे कि लाइनर नहीं है, बिकॉज आजकल इवन ब्राइड्स भी हैं जो कहती हैं कि मुझे लाइनर नहीं लगाना है, मुझे काजल नहीं लगाना है, मुझे बहुत ही नेचुरल ग्लोई मेकअप चाहिए है, क्रोम मेकअप चाहिए, तो उस हिसाब से ये सारी वेराइटीज़ हैं। प्लस कोई एंड नहीं है, दुपट्टा सेटिंग, साड़ी सेटिंग, हेयर स्टाइल डिफरेंट, मेकअप डिफरेंट, इतना ज़्यादा वैरायटी आ गई है और हर जना अलग लगना चाहता है, अपनी पुरानी लुक से अलग लगना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है। तो आई थिंक 2025 भरा हुआ है क्रिएटिविटी के साथ, नॉट ओनली ब्राइडल इंगेजमेंट रिसेप्शन बट पार्टी मेकअप में जितनी क्रिएटिविटी है, आई थिंक इस बार जो दिखेगी आपको वो आपने आज तक नहीं देखी होगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो देखा, इस नए साल में इन चीज़ों से हो गई है नए साल की शुरुआत, और रिचा मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। एक बात करते करते मैम मेरे मन में सवाल आया कि मैं आपसे पूछूं कि जो हमेशा नए नए आइडियाज़ आप लेकर आते हैं, इतने अच्छे आइडियाज़ लुक्स को लेकर, वो आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? देखिए, जैसे ही सीज़न आता है और जैसे ही लोगों की डिमांड आनी शुरू होती है, हमें फ़ायदा ये है, एटलीस्ट मैं अपने लिए बोलना चाहूँगी, मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर क्या है। नेशनली तो हमें इंडियन तो पता ही है, और उसमें हम कल्चरली जितना आप घूमते हैं, जितना आप ट्रैवल करते हैं, जैसे मैं वर्ड स्किल के साथ और इंडिया स्किल के साथ हूँ, तो हम जाते हैं बाहर की कंट्रीज़ में। अभी वर्ड स्किल कंपटीशन हुआ था, वहाँ पे हमने देखा, नई नई चीज़ें देखी, नए नए तरीके देखे, नए नए स्किन केयर, हेयर केयर के साथ साथ स्टाइलिंग्स में नए एक्सपेरिमेंट्स देखे। आप जितना बाहर घूमते हैं, बिकॉज मेरा एसोसिएशन बाहर के शोज़, बाहर के उनके साथ इतना ज़्यादा है, इंटरनेशनल एक्सपोजर ने चीज़ें ऐड होती हैं, आप समझते हैं। और इंडिया में जितना आप कल्चरली, मुझे घूमने का काफ़ी शौक़ है, तो मैं हिंदुस्तान में भी घूमती हूँ और बाहर भी घूमती हूँ, और कोई भी इवेंट होता है मैं कोशिश करती हूँ पार्टिसिपेट करूँ, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अ लर्निंग। आप जितना देखेंगे उतना सीखेंगे। हिंदुस्तान में भी आप जितना कल्चरली जाते हैं, जैसे कि पहले ज़माने में, मतलब मैं कल्चर भी, जैसे सरगी फूल होता था, मैंने सरगी फूल ऐड किया, क्योंकि पार्टी मेकअप में भी सरगी फूल हो सकता है और ट्रेडिशनली भी हो सकता है। डिफरेंट काइंड ऑफ अपासास, डिफरेंट लुक्स, हर कल्चर में कुछ ना कुछ नया, पुराना जो है उसको हम रीफ्यूजन करके दे सकते हैं, तो आई लाइक टू डू दैट। और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है देख के भी। और देखिए, स्किन के बारे में मैम ने बहुत कुछ बताया, हेयर्स के बारे में भी, और लुक्स के बारे में इतना अच्छे से। इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां जो पहले ही खूबसूरत थी, और मैम ने उन्हें और भी ज़्यादा ग्लैमरस और गॉर्जियस बना दिया, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। तो आपके मन में अगर कोई सवाल होना जो आप रिचा मैम से जानना चाहते हैं किसी भी बारे में, बेशक वो स्किन हो, हेयर्स हो या मेकअप हो, तो आप मैसेज कर सकते हैं। हम वो मैसेज लेकर रिचा मैम के पास आएंगे और रिचा मैम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे, है ना रिचा? बिल्कुल, ज़रूर। तो चलिए फिर आप अपना मैसेजेस भेजने शुरू कीजिए, और कोई भी बाकी जो हो आपको प्रॉब्लम, तो आप क्लियोपेट्रा आइए, रिचा मैम से मिलिए। यहाँ के आएंगे तो बहुत अच्छा आएगा। कुछ रह गया शायद, मुझे लगता है ना, रह गया, नेल्स रह गए, कि सिर्फ वैरायटी, सिर्फ मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, स्किन में ही नहीं, आजकल नेल्स में भी आप देखो, जैसे कि 3D नेल्स, क्रोम नेल्स, दिस इज़ जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि गोल्ड भी है और इसमें द 3D इफेक्ट है, जैसे क्या बोलते हैं, मैग्नेट से करते हैं, कैट आई। उसी तरह से नेल्स पे भी लोग आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, बहुत लुक्स, और हर एक को हर ड्रेस के साथ अलग नेल्स चाहिए, ब्राइड्स को अलग। पार्टी मेकअप पहले होता था सिर्फ ओकेजनली करते थे, लेकिन अब फॉर द पार्टी मेकअप ऑल्सो दे वांट नाइस नेल्स ऑल्सो।
सो वैरायटी इसमें भी बहुत आ गई है। थैंक यू सो मच मैम। जाते जाते भी एक बात, एक टिप आप हमें दे ही गए। थैंक यू सो मच। तो आप इन चीज़ों को सबको ध्यान में रखिएगा। बाकी जो भी क्वेश्चंस होगा वो आप हमें क्वेश्चंस हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। तो फिर दोबारा से मुलाकात करेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ संदेश औलख शर्मा, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू।